हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का ज्ञान सागर क्लासेस में। ज्ञान सागर क्लासेस एक एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको फाउंडेशन से लेकर के प्लेसमेंट तक की तैयारी देखने को मिलती है। यहां पर सीएमए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल के साथ साथ प्लेसमेंट के भी एक्सक्लूसिव बैचेस आपको देखने को मिलते हैं। और चलिए अब हम बात करते हैं अपने एबीसी एनालिसिस सीरीज की। हमारी एबीसी एनालिसिस के अंदर हम आज बात करने वाले हैं सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर पेपर नंबर 11 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में अपन एक एबीसी एनालिसिस से समझते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हमारे लिए कैटेगरी वाइज इंपॉर्टेंट हैं और प्रायोरिटी बेसिस पर किनको पहले पढ़ना चाहिए। साथ में ही मैं आपको इसका जो मॉड्यूल सीएमए इंस्टीट्यूट का है उसके अनुसार भी आपको टॉपिक वाइज भी बताऊंगा कि क्या चीज़ें हमारे लिए रिलेवेंट हैं और क्या हम स्किप कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं पेपर नंबर 11 की एबीसी एनालिसिस सीरीज। चलिए देखिए, सबसे पहले एबीसी एनालिसिस में हम बात करते हैं कैटेगरी ए में। कैटेगरी ए का मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। इसमें मैंने बात करी सबसे पहले टूल फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। पहला चैप्टर टूल फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर आपको कौन कौन से चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। इसमें आपको मिलेगा रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अंदर मैं बात करूं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेशियो का क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलता है। इसके अलावा कैश फ्लो एंड फंड फ्लो में से कोई भी एक स्टेटमेंट आपको बनाने को जरूर आता है। ये मैंने कैटेगरी ए में क्यों डाला है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी हर बार एग्जाम में देखी गई है। मतलब ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं जिसमें इसका पेपर ना आया हो। और इसका परसेंटेज या वेटेड मार्क्स या एवरेज मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो भी इसका वेटेज जो है सबसे ज्यादा है, इसलिए इसको मैंने कैटेगरी ए में डाला है। इसके बाद हम बात करते हैं, हालांकि क्या इसके अलावा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है सर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि मैं सब कैटेगरी बी में बताने वाला हूं। तो अब कैटेगरी बी और कैटेगरी ए एक तरीके से एक ही कैटेगरी है। तो कैटेगरी बी में भी आप ये समझ लें कि जितने भी चैप्टर्स मैं आपको बताऊंगा इसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा है और इसका जो इंपॉर्टेंस है वो भी सबसे ज्यादा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कैटेगरी बी के बारे में। देखिए, कैटेगरी बी में एक चैप्टर है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लगभग हर एग्जाम में आपको एक सवाल देखने को मिलता है। तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। 53 एवरेज मार्क्स है इसका। फ्रीक्वेंसी जो है 10 में से 8 बार देखा गया है और एवरेज मार्क्स जो है 5.3 अप्रोक्स 6-7 मार्क्स के आसपास, 8 नंबर के आसपास इसका क्वेश्चन देखने को मिलता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में से बेटा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को लेकर के सवाल बनता है और इसमें आपका ऐसा सवाल बनेगा जिसमें कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, कॉस्ट ऑफ लोन, सारी चीजों को ही वो कंबाइंड रूप से आपसे पूछ लेगा और कहेगा साहब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल करके बताओ। तो ये जो क्वेश्चन है मैंने स्पेसिफिक बताया, इस तरीके का सवाल एग्जाम में बनता है। और अगर इसके अलावा कोई सवाल बनेगा तो या तो एमसीक्यू सवाल में बनते हैं या छोटे 2 या 3 नंबर में आते हैं। बड़ा सवाल आपका जो है वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के रिगार्डिंग ही बनेगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपका सेगमेंट जो है वो है कैपिटल बजटिंग का। पहला कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बाद मैं बात करता हूं कैपिटल बजटिंग की। कैपिटल बजटिंग का जो एवरेज मार्क्स है वो 80 मार्क्स का है और जितने भी अटेम्प्ट हैं उसमें हर अटेम्प्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिला है और एवरेज स्कोर है इसका 8 या 10 नंबर या 12 नंबर तक का भी सवाल इसमें से बनता है। देखिए, कैपिटल बजटिंग में से इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है इसमें रिप्लेसमेंट डिसीजन का सवाल कि आप कोई पर्टिकुलर असेट को हटा करके नई असेट लाते हैं तो क्या रिप्लेसमेंट करना आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। तो यहाँ पर इंक्रीमेंटल अप्रोच के आधार पर आप एनपीवी की कैलकुलेशन बनाते हैं और वही सवाल एग्जाम के अंदर आता है। इसके अलावा अगर पेबैक पीरियड पढ़ते हैं, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी पढ़ते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पढ़ते हैं या और कोई भी मेथड आप पढ़ते हैं तो उसके सवाल एमसीक्यू के अंदर छोटे क्वेश्चंस में जरूर देखने को मिलता है। लेकिन बड़ा सवाल आपको रिप्लेसमेंट का मिलेगा या एनपीवी पीआई के बेसिस पर प्रोजेक्ट सिलेक्शन मिलेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए बढ़िया है। तो ये मैंने आपको कुछ बताया कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, आपको क्या पढ़ना चाहिए। अब अपन आगे बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का एवरेज मार्क्स 88 है और हर एग्जाम की फ्रीक्वेंसी में इसको देखा जाता है। इसका 8.8 लगभग 9-10 नंबर का इसका वेटेज रहता है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बेटा बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर भी और आते हैं, हालांकि अभी अपन मॉड्यूल से भी चेक करेंगे तो वहां पर भी मैं थोड़ा सा डिटेलिंग आपको इसके बारे में करूंगा। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर बेटा जो मेथड्स हैं हमारे वो एक
फोरकास्टिंग मेथड है जिसका सवाल एग्जाम में देखने को मिलता है, और एक ऑपरेटिंग साइकिल मेथड पढ़ते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड का सवाल एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन फोरकास्टिंग मेथड का एक बड़ा सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। फोरकास्टिंग मेथड में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की कैलकुलेशन का जनरली सवाल मिलता है। इसके अलावा कैश कॉस्ट अप्रोच जो है उसका सवाल भी आपको 3-4 अटेम्प्ट में देखने को मिलेगा, लेकिन वर्किंग कैपिटल का नॉर्मल फोरकास्टिंग का सवाल आपको कन्फर्म एग्जाम में आएगा, तो इसको 100% आपको पढ़ करके जाना है। चलिए, अब इसके बाद अपन इसके अलग चैप्टर और छोटे छोटे चैप्टर्स जो हैं उसके बारे में अपन थोड़ी सी देर में बात करते हैं। वो अपन बात करेंगे किसमें, थोड़ा सा डिटेल अभी आगे करेंगे, उसमें अपन बात करेंगे। इसके बाद लीवरेज एंड ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस में लीवरेज वाला जो चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट है। लीवरेज का चैप्टर मैं अगर कहूँ तो एफएम के अंदर सबसे आसान चैप्टर है, और बहुत कम समय में आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी लीवरेज का सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलता ही है, ज़्यादातर टाइम इसका आता है। पढ़ लेते हैं कितना कितना स्कोर का वेटेज दे रखा है। तो इसमें 58 मार्क्स का एवरेज वेटेज है, 10 में से 7 एग्जाम में आपको देखने को मिला है, और लगभग 6-7 नंबर का एक बड़ा सवाल या 8 नंबर का मैं बता दूं बड़ा सवाल इसमें से बनता है। जल्दी सॉल्व हो जाता है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और ईबीआईटी ईपीएस के अंदर एक ब्रेक इवन पॉइंट हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये ईबीआईटी ईपीएस का सवाल एग्जाम में भी देखने को मिलता है, अभी लेटेस्ट अटेम्प्ट में आया हुआ है, तो इसके चांसेस थोड़ा कम होकर के मैं अगर कहूँ तो लीवरेज के चांसेस ज़्यादा हैं, तो लीवरेज पे फोकस करना, इसका सवाल जरूर एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कैटेगरी नंबर सी पर। कैटेगरी सी के अंदर मैंने ये चैप्टर डाले हुए हैं, तो कौन कौन से पहले इसके बारे में बात कर रहे थे। फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में थ्योरी वाला पार्ट है ये। इसके अंदर टाइम एंड रिटर्न के बारे में, रिस्क एंड रिटर्न का एक चैप्टर है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक चैप्टर है जो कि इसमें कवर होता है। और एवरेज मार्क्स 4 नंबर का 10 में से एक एग्जाम में, मतलब फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम है, और आएगी तो ऑब्जेक्टिव सवालों में पूछा जाएगा, बड़े सवाल इसके नहीं बनते हैं। चलिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, तो इसके अंदर ये थ्योरेटिकल आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो कि लगभग 2-3 मार्क्स का एवरेज मार्क्स है, अदरवाइज 4 नंबर तक का, 6 नंबर तक का भी आता है। तो थ्योरी वाले सवाल हैं ये। थ्योरी के अंदर जो सारी चीज़ें अभी अपन डिटेलिंग करेंगे उसमें अपन इसके बारे में देखेंगे। कैपिटल मार्केट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये दोनों थ्योरी वाला पार्ट है। इसके बाद सोर्स ऑफ फाइनेंस के बारे में बात करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में जो अलग अलग सोर्स ऑफ फाइनेंस है, जैसे डिबेंचर हो गया, इक्विटी हो गया, प्रेफरेंस हो गया, लोन हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, उसकी थ्योरेटिकल एनालिसिस दे रखा है, तो वो थ्योरी भी आपकी पूछ सकता है। इसके अलावा एक चैप्टर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर का है, और एक डिविडेंड पॉलिसी का एक चैप्टर है। इसमें से मैं बता दूं बेटा, एक क्वेश्चन आपको कंफर्म देखने को मिलेगा। तो ये दोनों चैप्टर अगर मैं सी कैटेगरी में बात करूं तो इंपॉर्टेंट है, यानी इसमें से आपको सवाल देखने को मिलेगा, और इन दोनों चैप्टर में से आपको थ्योरी देखने को मिलेगी। तो दूसरा, तीसरा, पांचवा और छठा, यानी कि ये पर्टिकुलर चैप्टर ऐसे हैं जिसको आप अगर पढ़ करके जाते हैं तो सी कैटेगरी में से आपको सवाल देखने को मिलेगा। बाकी जो है आप स्किप कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। तो देखिए बेटा, ये मैंने एक एबीसी एनालिसिस आपको सामने प्रेजेंट किया कि कौन सा चैप्टर अपने लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। अब अपन बात करते हैं थोड़ा सा सिलेबस, जो अपना मॉड्यूल है उससे बात करते हैं, तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो बेटा अपन उसके थ्रू देखिए कुछ बात करते हैं। यह आपका मॉड्यूल है, और इस मॉड्यूल में देखिएगा, अच्छा इसमें सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं कि क्या इंस्टीट्यूट ने अपनी रिकमेंडेशन दी है उसके बारे में। देखिएगा, इसमें देखिए बेटा, 80% का जो वेटेज है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, और 20% का वेटेज जो है वो डेटा एनालिटिक्स का है। अब इसमें देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये तो थ्योरी वाला पार्ट हो गया। बड़े चैप्टर्स की बात करते हैं तो टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस मैंने ए कैटेगरी में डाला था, तो 15 मार्क्स का इसका सबसे ज्यादा वेटेज है। और कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इसका सबसे ज्यादा वेटेज है। और इसके अलावा एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर है, वो 10 नंबर का अकेला एक चैप्टर रखता है। तो इसका मतलब ये जो चैप्टर है उसमें सबसे मोटे तौर पर इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया, और कैपिटल बजटिंग का चैप्टर हो गया। ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने बताया। इसके अलावा डेटा एनालिटिक्स के बारे में भी थोड़ी सी देर में बात करते हैं। तो पहले इन चैप्टर की थोड़ी डिटेलिंग कर देता हूं मैं कि क्या हमने इसको समझा। देखिएगा, देखिए सबसे पहला चैप्टर मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फंडामेंटल्स। तो इसमें ये पहला पार्ट पूरा थ्योरेटिकल है, आप स्किप करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज थोड़ा बहुत पढ़ लेना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर एन्युटी का कंसेप्ट है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, इसका सवाल आपका ऑब्जेक्टिव के अंदर बनेगा, तो अकॉर्डिंगली पढ़ना है। रिस्क एंड रिटर्न के अंदर रिटर्न कैलकुलेशन को लेकर के बात होती है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की बात होती है। तो इसके अंदर जो सारी बातें हैं उसका एक बड़ा सवाल जरूर बन सकता है, तो इसमें आप 4-5 नंबर तक का आप मान के चलेगा, इससे ऊपर का वेटेज इसमें नहीं मिलेगा।
इसके बाद देखिए इंस्टीट्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन फाइनेंशियल मार्केट के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सारा पार्ट। तो ये सबको थ्योरी है, ये सब थ्योरी आपको पढ़ करके एक बार देख लेनी है ताकि आपके दिमाग में बात सेट हो जाए, अदरवाइज जो क्वेश्चन आएगा आप मन से भी लिख सकते हैं। रेपो, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, कमर्शियल पेपर क्या होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होती है, कॉल मनी क्या होती है, सब थ्योरी है, थ्योरी वाला पार्ट आपको पढ़ लेना है। इसके बाद टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस को मैंने कैटेगरी ए में डाला था, ये इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने बोला। तो कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट तो बिल्कुल आसान है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी देखी जाती है, तो मैं बात करूं तो रेशियो एनालिसिस की देखी जाती है। रेशियो एनालिसिस क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। अल्तमान का जेड स्कोर मॉडल जो है इसको पढ़ना है। फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में से मैं बता दूं कोई भी एक स्टेटमेंट एग्जाम में बनाने को आएगा। इसके बाद हम सोर्स ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बात करते हैं। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस का बेसिक पार्ट आपको थ्योरी के रूप में दे रखा है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर मैंने आपको इंपॉर्टेंट बोला ही था। इसमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर से पढ़ना है। कैपिटल बजटिंग के अंदर आपको सारा कुछ पढ़ना है, और इसके अंदर मैंने रिप्लेसमेंट वाले सवाल को बोला है जो इंपॉर्टेंट है, वो आपको जरूर देखना है। अब देखिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चैप्टर को थोड़ा डिटेल करते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बात तो हमने कर ली, इसमें एक रिसीवेबल मैनेजमेंट और है। रिसीवेबल मैनेजमेंट का मतलब एक क्रेडिट पॉलिसी के बारे में बात है। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखे हैं। मैं आपको बता दूं बेटा 3-4 अटेम्प्ट छोड़ करके कभी एक बार इसका सवाल देखने को मिलता है, लेकिन आएगा तो बड़ा सवाल आएगा 8 नंबर का। तो ये रिसीवेबल मैनेजमेंट को आपको जरूर पढ़ लेना है। पेबल मैनेजमेंट थ्योरी है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जिसमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की कैलकुलेशन कैसे बनाई जाती है, जो आपने अपनी कॉस्टिंग में पढ़ रखी है, वही वाला सिमिलर पार्ट आपको यहाँ दे रखा है। तो आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने कॉस्टिंग में डिटेल में पढ़ रखा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट थ्योरी का पार्ट है, तो ये आप पढ़ ही लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये आपका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। एक छोटा सा प्रैक्टिकल मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस के बारे में दे रखा है। तो इसका एक ही क्वेश्चन मॉड्यूल के अंदर है कि कोई भी बैंक किसी भी बिजनेस को जब फाइनेंस करती है वर्किंग कैपिटल के ऊपर, तो कितना मैक्सिमम फाइनेंस कर सकती है। तो इसके टंडन कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से 3 मेथड बताए गए हैं, उसको एक बार देख लेना बस। इसके बाद फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर बात करते हैं तो कैपिटल स्ट्रक्चर का चैप्टर है, डिविडेंड पॉलिसी है, इनमें से कोई एक मिलेगा। और लीवरेज और ईबीआईटी ईपीएस आपको लगभग देखने को इस बार पक्का मिलेगा ही मिलेगा, तो ये जरूर से आप पढ़ के जाना। अब बात करते हैं अपन अगला टॉपिक आपका बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। देखिए बेटा बिजनेस डेटा एनालिटिक्स जो है पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, आपका सब्जेक्ट मैटर है ये वाला। और इसके अंदर आप जो है बहुत नॉमिनल जो है एफर्ट डाल करके इसको आप कवर कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, मन से आप लिख सकते हैं इसके अंदर। तो ये आपका जो है पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, ये आपको ढंग से पढ़ लेना है। 20 मार्क्स का इसका वेटेज है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आप पूरे 128 नंबर के पेपर में से अगर आप इस डेटा एनालिटिक्स को थोड़ा कम भी पढ़ते हैं चलेगा। अगर आप एफएम को पूरी पढ़ करके जाते हैं तो आप हो सकता है कि लगभग 100 मार्क्स का क्वेश्चन विदाउट बिजनेस डेटा एनालिटिक्स के भी कर लें। बट बेटा पढ़ना जरूरी है, इंस्टीट्यूट अकॉर्डिंगली कैसे भी बना सकता है, क्योंकि 20 नंबर का वेटेज दे रखा है तो हमको 20 नंबर का वेटेज पढ़ना जरूर है। तो ये थ्योरेटिकल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने की आवश्यकता है। केवल थ्योरी एंड वक्त पे जो आपने पढ़ते हैं बस उस हिसाब से आपने पूरा साल भर पढ़ा हुआ होगा, तो उसके नोट से आपको इसको रिवाइज करना है। चलिए, तो आज की इस एबीसी एनालिसिस में हम इतना रखते हैं, और इसके अंदर हमने जो बात करी वो आपको मेरी समझ में आ गई होगी। तो चलिए आज के इस सेशन के अंदर इतना ही। धन्यवाद।